आप पीछे देख रहे हैं खाद बनाने का एक तरीका, जिसको क्या कहते हैं जैन साहब? नादेप बोलते हैं महाराज जी, नादेप पद्धति, नादेप, नेडअप पद्धति से। और 3 तरह की खाद बनाने के लिए जो है हम लोगों को प्रेरित भी करते हैं। और ये जो भारत स्वाभिमान संकल्प पत्र है हमारे सपनों का भारत, इसमें हमने वो सारी तकनीक, कुदरती खाद और कुदरती कीटनाशक बनाने की सारी जानकारियाँ भी इसके अंदर दी हुई हैं। बीजामृत बनाने के लिए भी पूरी जानकारियाँ इसमें दी हुई हैं। एक संजीवक खाद के बारे में हम बताते हैं, एक जीवामृत खाद के बारे में बताते हैं, एक कंपोस्ट खाद और हरी खाद जो है जो खेतों में तैयार कर सकते हैं। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये कंपोस्ट खाद बनाने का तरीका है, जिसमें गोबर और जो खेतों में जो फसलों का जो अवशेष होता है, जो जिसको लोग कचरा समझ करके फूंक देते हैं, वो सारा खेतों का कचरा और इसमें गोबर की लेयर लगा करके इसमें पानी डालते रहते हैं। कितने दिनों में तैयार हो जाती है? ये 4 महीने में तैयार हो जाती है महाराज जी। 4 महीने में ये खाद तैयार हो जाती है। और जो सामान्य खाद है उससे कितनी ज़्यादा गुणकारी होती है? ये महाराज जी उससे 2 गुना ज़्यादा गुणकारी होती है। तो खेतों का कचरा भी वो जो है हमारे लिए फिर खतरा नहीं रहता। और तमाम तरह के, अब जैसे ये जो है फसलों के जो डंठल हैं, जो भी अवशिष्ट भाग होते हैं, शाक सब्जियों के अवशिष्ट भाग होते हैं, पत्ते होते हैं पेड़ों को, उन सब को भी एक एक पत्ता जो है एक नोट के समान होता है, ऐसा जैविक खेती में माना जाता है। ये गेहूं की अलग अलग प्रजातियां तैयार की जा रही हैं? जी महाराज जी, अलग अलग प्रजातियां हैं इनकी। हम एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि किस खाद में कितना अच्छा उत्पादन हो सकता है। तो इसमें अलग अलग तरह के, अलग अलग है। बीजामृत अलग अलग है महाराज जी। 2 प्रकार के बीजामृत हैं जिनसे हम उसको बीज को बीजामृत करते हैं। तो दोनों के अलग अलग एक्सपेरिमेंट ट्रायल लगे हुए हैं और आगे भी हैं। इसमें ये बीच वाला बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, बीच वाला अच्छा है महाराज जी। इसमें हमारा दूसरे प्रकार का खाद डाला हुआ है। कौन सा? ये जो संजीवक खाद है उसका प्रयोग किया हुआ है इसमें। हाँ। संजीवक खाद में जो है ये इस हमारे सपनों का भारत स्वाभिमान संकल्प पत्र में ये संजीवक खाद के बारे में, जीवामृत खाद के बारे में, कंपोस्ट और हरी खाद के बारे में लिखा हुआ है। संजीवक खाद में जो है इसमें गाय का गोबर, गोमूत्र, गुड़ ये मिला करके तैयार किया जाता है। और जीवामृत में गोबर और उसके साथ साथ में खाने का तेल, थोड़ा उसमें फिर दाल और कोई भी पेड़ के नीचे की मिट्टी, वो सब जो है अलग अलग तरह के जो तरीके हैं संजीवक खाद बनाने का, जीवामृत खाद बनाने का, कंपोस्ट खाद बनाने का, वो उन सब खादों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। और ये देखा जाता है कि कौन सी खाद ज़्यादा प्रभावशाली है। तो आप लोग तो अभी काफ़ी दिनों से ये प्रयोग कर रहे हो, तो इसमें कौन सी खाद ज़्यादा? अभी संजीवक खाद का महाराज जी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। संजीवक खाद और जो हमारा कंपोस्ट खाद बनता है, इनका तुलनात्मक अध्ययन करने पर 80 और 100% का अंतर आया। 80% ये कंपोस्ट खाद काम कर रही है और 100% ये जो हमारा संजीवक है वो प्रयोग। और संजीवक खाद तो कोई भी अपने घर में बना सकता है। 200 लीटर खाद बनाने के लिए इसमें पूरा तरीका उसका बताया हुआ है कि 60 किलो गोबर ले लेते हैं, उसमें 6 लीटर गोमूत्र डालते हैं, 1 किलो गुड़ डालते हैं और 133 लीटर पानी डालते हैं। ये 200 लीटर खाद बनाने का तरीका ये पुस्तक में भी लिखा हुआ है। ये सब हमने प्रकाशित करके गांव-गांव तक हम भिजवा रहे हैं, जिससे कि लोग विश्व मुक्त कुदरती खेती की ओर लौटें। और जिस तरह से जिंदगियां तबाह हो रही है, लोगों के घर बर्बाद हो रही है, गाँव का पैसा 3 ही चीज़ों में नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। एक जो है ये खाद, यूरिया, DAP और फिर कीटनाशक ऊपर से, और साथ में बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशा और इसके परिणाम स्वरूप बीमारियां। तो डॉक्टर धनवान बन रहे हैं। ये यूरिया, DAP बेचने वाले, कीटनाशक बेचने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां MNC जो धनवान हो रही हैं, बीड़ी, सिगरेट, शराब बेचने वाले धनवान हो रहे हैं। करीब 125 लोग होंगे जो यूरिया, DAP आदि बनाने वाली कंपनियां हैं। करीब 125 लोग होंगे जो बड़ी शराब आदि की, सिगरेट आदि की फैक्ट्रियाँ चलाने वाले लोग हैं। और करीब 125 हॉस्पिटल होंगे। 125 करोड़ लोगों की ज़िंदगी इससे नर्क बन गई है। हम चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान ऐसा देश बने जहाँ पर कोई व्यक्ति नशा ना करे, कोई व्यक्ति रोगी ना हो और कोई व्यक्ति इस यूरिया, DAP का प्रयोग ना करे। कुदरती खेती के ऊपर, नैसर्गिक खेती के ऊपर ये देश पुनः लौटे। उसके लिए पूरे पतंजलि पीठ परिसर में अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं उनके बारे में आपको अभी अवगत कराएंगे। हल्दी से लेकर के, गन्ना से लेकर के, और दाल भी सामने कौन सी लगा रखी है? अरहर की दाल से लेकर के, और बागवानी भी है, जो है अलग अलग तरह के आम के पेड़ हैं यहाँ। उन सब की जो पैदावार है वो हम जैविक तरीके से, कुदरती विषमुक्त खेती से हम अपनी पैदावार भी ज़्यादा ले सकते हैं। हमारा तो एक ही मंत्र है, कम लागत ज़्यादा पैदावार
और जो फिर हमें अन्न मिलता है वो शुद्ध आहार हमें मिलता है। कम लागत, ज़्यादा पैदावार, शुद्ध आहार जो मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है वह उसको उपलब्ध हो। ये जो पूरा सेट है ये केचुए वाली खाद, क्या खाद बोलते हैं इसको? केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट महाराज जी। वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद। तो इसमें ये क्योंकि अभी सर्दी का मौसम ऊपर पुराल जो धान का जो ऊपर का जो है भूसा होता है, पुराल जो उससे ढका हुआ है, ये जो है केचुए, ये कहाँ से आते हैं केचुए? ये महाराज जी यही हम पास में इकट्ठा करते हैं बरसात कालीन, बरसात का जब समय होता है। देसी केचुए? देसी केचुए हमारे पास, बाकी लोग विदेशी केचुए से खाद बनाते हैं, लेकिन हमारा पतंजलि ग्राम उद्योग में देसी केचुए से खाद तैयार करते हैं। विदेश से कहाँ से आता है वो केचुआ? विदेशी वाला एक आइसिनिया फेटिडा होता है जो इटली से आता है, इटालियन केचुआ बोलते हैं उसको। और हम अपना देसी केचुए से, केचुआ भी आ गया? जी महाराज जी, इटालियन केचुआ बोलते हैं और ये हमारा देसी केचुआ है। और इससे जो खाद करके खेत तक घुस गया हो, इससे जो खाद बनता है महाराज जी, इसमें 3.6% नाइट्रोजन होती है और उसमें 2.5 तक होती है नाइट्रोजन, जो विदेशी केचुआ होता है। ज्यादा नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन ज्यादा होती है देसी केचुए में। देसी केचुए कैसे इकट्ठे करते हो बरसात देसी बरसात कालीन में? यहाँ हमारे आसपास एकत्र हो जाते हैं पानी के पास में, ये पानी आसपास रहता है, यहाँ पर नमी रहती है महाराज जी। तो यहाँ पर जो हमारे सेवक लोग हैं, श्रम सेवक लोग हैं, वो इकट्ठा करते रहते हैं उनको, और इकट्ठा करके वहाँ पर ऐसी बोरी रख लेते हैं जो गुड़ वगैरह से भीगी हुई हो, जो जिसमें थोड़ा मॉइस्चर भी रहे और थोड़ा मिठास भी रहे। तो वो सारे केंचुए एकत्र होकर वहाँ पर आ जाते हैं, उनको फिर कलेक्ट करके हम इसमें, तो इसमें फिर ये नस्ल बढ़ते भी हैं? बढ़ते रहते हैं, इनकी नस्ल बढ़ती रहती है। केचुए आप यहाँ सेल भी करते हो? नहीं, अभी सेल नहीं करते महाराज जी, अभी तो हम अपनी तैयार कर रहे हैं। देखा ना एक बार, तो इसमें कितने केचुए हैं नीचे? इसमें महाराज जी कितने दिन में तैयार हो जाता है खाद? ये खाद महाराज जी 2 से 2.5 महीने में तैयार हो जाता है। अभी सर्दी की वजह से केंचुए अभी शीतकालीन अवकाश की वजह से थोड़ा नीचे हैं, 1-2 अभी थोड़ा इनके बच्चे हैं जो अभी इस तरीके के छोटे-छोटे अभी बच्चे हैं शीत रोग में। कि जो है इसमें जो है गोबर डाल देते हैं इसमें महाराज जी। पहले हम नीचे पत्ते, जो सूखे पत्ते होते हैं आम वगैरह, तो एक लेयर वो डालते हैं करीब 2 से 3 सेंटीमीटर की। उसके बाद जो है थोड़ा पानी छिड़क देते हैं, फिर घास वगैरह जो सूखी होती है वो डालते हैं। उधर कई केचुए काफी हैं। फिर हम उसे गोबर जो है डालते रहते हैं केचुए का। इधर केचुए ऊपर हैं थोड़ा, ये काफी केचुए आप देख सकते हैं। इधर दिखाना जैन साहब। जी महाराज जी, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे देसी केंचुए जो यहाँ से किए हुए हैं। पूरे ये दिख जो है रहे हैं। हाँ, बाइसेक्सुअल होता है महाराज जी। बच्चे हैं थोड़े, इसके छोटे छोटे हैं, नहीं तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है साइज में। और ये जो है हमारा 2.5 से 3 महीने में ये खाद पूरा तैयार कर देते हैं। बहुत अच्छी उत्तम प्रकार की खाद तैयार हो जाती है। इसको हम 2 से 3 टन 1 हेक्टेयर में प्रयोग करते हैं। पूरा 1 हेक्टेयर जो होता है उसमें 2 से 3 टन तक इस खाद को। 1 हेक्टेयर मतलब कितने एकड़ हो गया? 2.5 एकड़ महाराज जी, लगभग 2.5 एकड़ में करीब 2 से 3 टन केवल। 2 से 3 टन, और उसके पैदावार खूब अच्छी आती है। बहुत अच्छी पैदावार होती है महाराज जी। इसको सामान्य खाद से ये जो वर्मी कंपोस्ट हो गया है, जी वर्मी कंपोस्ट, ये कितना ज्यादा लाभकारी है? ये उससे 2.5 गुना ज्यादा लाभकारी है महाराज जी। ये 2.5 गुना अपना जो केंचुआ बनाता है, किसान अपने घर में बना सकते हैं। जी महाराज जी। जैसे 4 प्रकार की खाद के बारे में आपको हमने बताया, ऐसे 2 प्रकार के बीजामृत तैयार किए जाते हैं, और 3 तरह के कीट नियंत्रक, कीटनाशक हम नहीं कहेंगे, कीट नियंत्रक तैयार किए जाते हैं। वैसे लंबे समय तक कुदरती खेती करने से कीट लगते भी नहीं है। जैसे बीमार जो है व्यक्ति को ही ज़्यादा, जैसे कमज़ोर व्यक्ति को ही ज़्यादा बीमारियां होती हैं, ऐसे ही जब हम यूरिया DAP आदि प्रयोग करते हैं तो ही फसल को ज़्यादा बीमारियां होती हैं। ये जो कुदरती कीट नियंत्रक के तौर पर हमने इस स्वाभिमान संकल्प पत्र में ये अलग अलग तरह के कीट नियंत्रकों के बारे में इसमें पूरा विस्तार से लिखा हुआ है। एक निम्बादि कीट नियंत्रक है, जिसमें जो है 4 किलो नीम के पत्ते, 4 किलो आक के पत्ते, आड़ू के पत्ते 4 किलो, लहसुन 4 किलो, तीखी हरी मिर्च जो है वो 4 किलो, गोमूत्र 20 लीटर, पानी 20 लीटर। ये जो है आप देख सकते हैं, ये निम्बादि कीट नियंत्रक है, जिसमें हरी मिर्च है, लहसुन है, और ये जो है ये करंज जो है बहुत ही इफेक्टिव होता है बुखार आदि को, डायबिटीज आदि को नियंत्रित करने में भी। और वो जो है उससे ये तैयार कर रहे हैं। कितने दिनों में तैयार हो जाता है ये महाराज जी? 15 दिन में तैयार हो जाता है। इसको जब बनाते हैं 15 दिन में तैयार हो जाता है। यहाँ पर लोगों को सिखाते भी हैं, पूरे देश भर से आकर के अभी लोग सीख रहे हैं। गांव के लोग भी आते हैं महाराज जी, उनको भी अब आस पड़ोस के हरिद्वार से लेकर के पूरे देश के किसान अब आकर के यहाँ सीख रहे हैं विश्व मुक्त कुदरती खेती कैसे की जाए, और उसमें ये अलग अलग तरह की कीटनाशक, फिर अलग अलग तरह की जो फंगस होती है उनके लिए भी सिखाया जाता है, लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है।
ग्रामोद्योग के फार्म है जहाँ पर विश्व मुक्त कुदरती खेती का प्रशिक्षण दिया जाता है और लोगों को उसका जो व्यवहारिक प्रयोग है उसके बारे में बताया जाता है। यहाँ दाईं तरफ आप देख रहे हैं मिश्रित फसल चक्र के माध्यम से लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें क्या क्या है जैन साहब? महाराज जी इसमें मूली है, मटर है, बैंगन है, साथ में गोभी भी है और दलहन फसलें भी लगाते हैं। इसमें जो है चना वगैरह की भी खेती है, जिससे कि दूसरी फसलों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और जो हानिकारक कीट हैं उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। इसमें महाराज जी ये हमारा अरहर का खेत है। इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया था महाराज जी कि इधर आसपास थोड़ी जगह छोड़ दी थी और इसमें तिल लगा दिया था, तिल। तो इसमें मक्का और अरहर लिया था, तो इस वाले खेत में कोई भी मक्के पे बीमारी नहीं आई थी। बिल्कुल जो बीमारी जो कमला कीट था और भी इसमें ब्लाइट वगैरह जो लग जाते हैं, स्टेम बोरर जो लग जाते हैं मक्के के, वो केवल यहाँ पर उस पर आए तिल पर। और तिल की फसल को भी उन्होंने फसल को नुकसान नहीं किया, पत्तियों को खाया केवल, और जो उसका फ्रूट था और जिसमें बीज बनते हैं वो पूरे बराबर निकला। मिश्रित फसल चक्र का जो ज्ञान है वो किसानों को होना चाहिए और वो भी हमने इस स्वाभिमान संकल्प पत्र में दिया हुआ है। जब तक मिश्रित फसल चक्र का ज्ञान किसान को नहीं होगा, ये योग संदेश पत्रिका में भी अब लगातार हम इसको प्रकाशित कर रहे हैं जिससे कि किसानों को इसके बारे में पूरी जानकारी मिले। आप बाईं तरफ देख सकते हैं ये बाग है, कौन से? ये हल्दी है अपनी देसी प्रजाति महाराज जी, इसमें रोमा लगी हुई है, रोमा हल्दी। ये हमारी पीली हल्दी है जो मसालों में काम आती है। बड़ी हेल्दी हल्दी है ये भी। और जो आम है ये उस आम्रपाली प्रजाति के महाराज जी। इसमें कोई कीटनाशक नहीं डालते? जी महाराज जी कोई कीटनाशक नहीं है। हम अपना देसी जो हमारे गोमूत्र वगैरह से उसका छिड़काव करते रहते हैं और वो 3 छिड़काव करते हैं इसके हम गोमूत्र वगैरह के। एक तो फरवरी मार्च में जब बहुत ज्यादा माहू आ जाते हैं, करंजादी कीटनाशक, करंजादी का महाराज जी प्रयोग करते हैं, करंजाद कीटनाशक का, करंजादी कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। और इसमें कितनी पैदावार होती है आपकी? इसमें महाराज जी 12 टन प्रति एकड़ के हिसाब से आ जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। 12 टन, 12 से 14 टन। यूरिया डीएपी और कीटनाशक डालते हैं, उनकी कितनी पैदावार? उनके महाराज जी 10 से 12 टन, उनकी भी 10 से 12 ही आ पाती है। हमारी 2 टन ज़्यादा ही आ जाती है, 12 से 14 टन तक आ जाती है हमारी। तो 2 टन बढ़ के आती है महाराज जी, क्योंकि उस समय जो उन लोगों के फल झड़ते हैं वो हमारे फल नहीं झड़ते। हम यहाँ पे जो करंजाद कीटनाशक करते हैं तो फलों की संख्या जो है पेड़ों पर पूरी बनी रहती है। अलग अलग तरह से खेती की जा रही है और उसमें अलग अलग तरह के खाद, जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अलग अलग तरह के कीटनाशक, निम्बादी कीटनाशक, और जहाँ जो है बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर वो होती है दीमक आदि, तो हिंगादी कीटनाशक और करंजादी कीटनाशक। ऐसे तो बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमने 3 तरीकों को मुख्य रूप से अपनाया है। खाद के हमने 4 तरीके अपनाए हैं और बीजामृत के 2 तरीके अपनाए हैं और उनके रिजल्ट्स ले रहे हैं। इसका पूरा साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं और इसके ऊपर पूरा ये जो है पिक्चराइजेशन से लेकर के, इसकी जो है कैमरे से शूटिंग से लेकर के, फोटोग्राफ से लेकर के, और कितना हमने बीज डाला, कितना उसमें खाद डाला, कितनी उसमें जो है हमारा श्रम लगा, मजदूरी लगी, कितनी उससे पैदावार हुई, इन सब चीज़ों को तैयार किया जा रहा है। ये क्या तरीका अपनाया है गेहूं का? इसमें महाराज जी गेहूं का है एक नई पद्धति लगाई है। इसमें हम जो है गेहूं में मोस्टली ब्लाइट्स आ जाते हैं जो, तो उसके लिए यहाँ पर जो है हमने ये गेहूं की, इसमें 3 प्रजातियां हैं महाराज जी। एक प्रजाति ये है बंसी गेहूं जो बोलते हैं, बहुत ही प्राचीन गेहूं है। हाँ, बंसी गेहूं है। बाकी हमारे कुदरत 9 और वो गजानंद प्रजाति है जो हमारी देसी प्रजाति है। बीच में हमने यहाँ पर कहीं पर ये मेथी लगाई है, 1-2 उस पर जो है पिट्स जो ये हमने बनाए हैं, अपने जो बेड्स बनाए हैं। कहीं पर हमने चना लगाया है, उससे मिश्रित से क्या कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है मेथी वगैरह से, चने से, तो इस गेहूं को पोषण मिल जाता है गेहूं को इसके लिए। तो इस प्रजाति से यहाँ कितने प्रकार के गेहूं और वैसे गन्ना भी लगाया हुआ है। फिर एक पीछे वो जो है वो कौन सी फसल लगी हुई है? महाराज जी वो लाल अंबाड़ी है, लाल अंबाड़ी जी। उसके चाय बनाते हैं और कुछ अचार भी बनाते हैं, जैम वगैरह बनाते हैं, जैम आदि बनाते हैं जी। तो गेहूं की कितनी प्रजातियां? गेहूं की महाराज जी 40 प्रजातियां लगाई हमने। 40 प्रजातियां देसी, सारी देसी हैं। भारतवर्ष के बहुत दूर दराज के क्षेत्रों से किसान भाइयों से हम लोगों ने एकत्र की हैं और 40 प्रकार की प्रजातियां लगाई हैं। उनका हम विस्मृत कृषि के तहत उनका परीक्षण कर रहे हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और कौन सी प्रजाति से कितनी पैदावार होती है और हमारे यहाँ के क्लाइमेट में कितना अच्छा रिस्पॉन्स उसका आता है। तो ये 40 प्रकार की प्रजातियों का हमारा साइंटिफिक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है। पूरा दूर तक आप देख रहे हैं, जहाँ वो पीछे एक बाग दिखाई दे रहा है, वहाँ तक ये खेत हैं जिनमें ये सारे प्रयोग चल रहे हैं। और एक दूसरी तरफ और दूसरा फार्म है जहाँ पर गुरुकुल के साथ में हमारे भाई सुभाष शर्मा जी महाराज जी, सुभाष शर्मा जी जो बहुत वर्षों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो दूसरे खेत हैं।
इस तरह से सुभाष शर्मा जी क्या क्या कर रहे हैं? महाराज जी सुभाष शर्मा जी ने भी मिश्रित खेती के तहत में सब्जियां वगैरह लगा रखी हैं। इस समय सब्जियों की खेती है, गेहूं का भी उनका ट्रायल कर रहे चल रहा है। उसमें वो केवल जो है संजीवक का प्रयोग करके गेहूं का उत्पादन देखते हैं कि सबसे अच्छा उत्पादन होता है हमारा गेहूं का, तो उनका एक साइंटिफिक गेहूं का ट्रायल चल रहा है। बाकी सब्जियां लगी हुई हैं उनकी, टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है, गोभी है और मटर और चना भी लगा रखा है उन्होंने। उन्होंने मेथी के ऊपर भी बहुत मेथी पे काफ़ी काम किया महाराज जी। मेथी और धनिया का उनका काफ़ी अच्छा फसल चक्र के हिसाब से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है और उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया आता है महाराज जी। तो पतंजलि योगपीठ में ऐसे तो हम कुदरती तरीके से बहुत खेती कर रहे थे, लेकिन अभी उसको साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन करके और उसके ऊपर अलग अलग तरह से जो शोध के जो भी तरीके हैं, हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं भाई देवेंद्र शर्मा जी, उनके मार्गदर्शन में ये कार्य चल रहा है। और डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी जो इस कार्य को पूरा अपना मार्गदर्शन देते हैं, पूरा समय लगाते हैं। और ये जो पूरा अलग अलग तरह से जो खेती का तरीका, जैसे ये गन्ना है, ये गन्ना कौन सा है? गन्ना महाराज जी ये देसी प्रजाति है, गन्ना 76 प्रजाति है इसकी। ये बीच बीच में गैप दे रखा महाराज जी। इसमें दूसरा इंटरक्रॉपिंग लेते हैं, पहले इसमें लोबिया लिया था, दालें भी लेते हैं, इस समय गोभी लगा रखी है महाराज जी। इधर हल्दी लगा रखी है, अलग अलग फसलें लेते हैं। इसमें 12 फीट का गैप है महाराज जी दोनों के बीच में। जैसे हल्दी लगा दी थी, अब ये गन्ना जो है ये पूरा, और मूली, ये सब बच्चे हमारे, इसका स्वाद भी थोड़ा बड़ा जबरदस्त है जी महाराज जी। हाँ ये मिश्रित फसल चक्र का पूरा। इसमें गाजर महाराज जी, उधर मटर, फिर गोभी। तो इसका स्वाद भी अलग ही होगा जी महाराज जी। स्वाद है, आप चेक करके खा के महाराज जी खुद ही बड़ा जबरदस्त है। तो ये रसगुल्ला प्रजाति में वैसे आता है महाराज जी। हाँ, खाने से पता लग रहा है जी महाराज जी, रसगुल्ला जैसा है जी। पतंजलि ग्रामोद्योग में स्वदेशी विश्व मुक्त कुदरती खेती के बहुत से प्रयोग चल रहे हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भाई राजेश जैन जी ने आपको बताया कि गेहूं की 40 प्रजातियों के ऊपर कार्य कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर सरसों के ऊपर कार्य कर रहे हैं और गेहूं की भी दूसरी प्रजातियां हैं। अलग अलग तरह की मिट्टी है, मिट्टी एक जैसी नहीं, कैसे कैसे? क्योंकि यहाँ तो मैंने देखा बहुत रेतीली मिट्टी थी। सैंडी मिट्टी है महाराज जी, इनका पीएच डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। यहाँ की मिट्टी उसका 6.8 पीएच है, वहाँ 7.2 तक है, ये वेरी करता है महाराज जी। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रायल करते हैं, एक्सपेरिमेंट ट्रायल, कि किस प्रकार की पीएच मिट्टी में एक ही प्रजाति कितना अच्छा रिस्पॉन्स देती है। तो इसमें सरसों की कितनी प्रजातियां? सरसों की 16 प्रजातियां हैं महाराज जी, और 16 प्रजातियां बहुत सुदूर मतलब गांव के दूर दराज क्षेत्रों से कलेक्ट की हुई हैं। देसी नस्ल की 16 प्रजातियां हैं, उसमें पीली सरसों भी सम्मिलित है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारे देसी बीज हैं वो नष्ट हो रहे हैं। देसी गाय, देसी बीज, देसी घी, देसी आदमी, ये सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब इसको सबको ठीक करने के लिए हमें बहुत प्रामाणिकता के साथ काम करने की ज़रूरत है। तो जो अभी सरसों की जो आपने बोया, कैसा चल रहा है अभी? अभी बहुत अच्छा रिस्पांस है महाराज जी। 16 प्रजातियां लगाई हैं, उनका बिल्कुल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। उनका सीड सोइंग डेट से लेकर सीड कितना डाला है, कितनी उसकी हमने जर्मिनेशन कितने परसेंटेज, लगभग 86% जर्मिनेशन आया हमारा, हमने काउंट किया है। 86% जर्मिनेशन। बीजामृत का प्रयोग किया? बीजामृत का प्रयोग किया महाराज जी। एक ही प्रजाति में हम अपने दोनों बीजामृत का प्रयोग करते हैं कि किस में अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है दोनों। तो बीजामृत के 2 तरीके, खाद के 4 तरीके, कीटनाशक के 3 तरीके, और वो भी अलग अलग प्रकार की प्रजातियों पर, गेहूं से लेकर के, गन्ना से लेकर के, शाक सब्जियों से लेकर के और सरसों तक, और आम आदि के जो है बागवानी की खेती तक, उस सब का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को स्वदेशी विश्व मुक्त खेती के बारे में प्रामाणिकता, वैज्ञानिकता के साथ प्रशिक्षण दिया जा सके। जैसे मैंने पहले ही कहा, शुद्ध आहार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कम लागत, ज़्यादा पैदावार, एक तरफ कृषक का भी उद्धार हो, दूसरी तरफ उस अन्न खाने वाले जिसको उपभोक्ता कहते हैं उसका भी उद्धार हो। इस तरह की एक कल्पना लेकर के यह पतंजलि ग्रामोद्योग में विश्व मुक्त कुदरती स्वदेशी खेती का प्रयोग चल रहा है, और उसका पूरा साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन का कार्य भी चल रहा है, जिससे कि एक एक बात को पूरी तथ्यों के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ लोगों को बताया जा सके, किसी तरह की कोई भ्रांति ना रहे। यद्यपि मैंने कहा खेती का काम तो बहुत अरसे से हम लोग कर रहे थे, कुदरती खेती का, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का काम पिछले करीब 2 वर्षों से चल रहा है। डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी, भाई वीरेंद्र शर्मा जी
और भाई सुभाष जी और बाहर से और कौन कौन किसान आते हैं अपने भाई? सूरबीर जी हैं मार से भाई शूरवीर जी, वो भी जो है उधर बिजनौर से। पंजाब से वो हैं, पंजाब से अमरजीत जी हैं, अमरजीत जी हैं, और एक अपने वो नारंगी जी हैं, नारंगी जी भी आते हैं। और एक और है ना भाई, जो है जो ये जीवामृत है और उसके बारे में जरूर राजवीर जी पिंगलवाला से। बताएं। राजवीर जी, भाई राजवीर जी, और हमारे डॉक्टर राजेश जैन जी, और इनके साथ पूरी टीम है यहाँ जो इस कार्य में लगे, हमारे स्वदेशी के कार्य के लिए जिन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया। हमारे सेवाव्रती भाई जो है गौरी शंकर जी, गौरी शंकर जी, जो हमारे सेवाव्रती भाई हैं, बहुत ही हाईली एजुकेटेड हैं, वो भी पूरा समय इस स्वदेशी के कार्य के लिए समर्पित उन्होंने किया है, अपना पूरा जीवन इस खेती के कार्य के लिए। मैंने उनसे पूछा, हमारे करीब 2 साल से भाई उन्होंने अपना जो है कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद में यहाँ आ गए। मैंने कहा कि आपको कौन सा कार्य ज़्यादा पसंद, सोशल मीडिया में आपको काम करना है कि संगठन में काम करना है कि संस्थान में काम करना है? उन्होंने कहा मुझे तो जो है किसानी का खेत में काम करना है। और ऐसे समर्पित लोगों की बहुत ज़रूरत है। आज हर दिन पूरे देश भर से लोग यहाँ पर अलग ग्रुप्स में आकर के ये स्वदेशी खेती का प्रशिक्षण ले रहे हैं। और हमारा संकल्प है कि पहले कुछ गाँव में आंशिक तौर पर लोग अपने लिए पहले शुरू करें और बाद में पूरे हिंदुस्तान में स्वदेशी विश्व मुक्त कुदरती खेती का ये काम आगे बढ़े। ग्रामोद्योग में अलग अलग प्रकार के ये सेट्स बने हुए हैं और कुछ अभी निर्माणाधीन कार्य है जो मेरे पीछे चल रहा है। हमारा उद्देश्य है कि लघु उद्योग को लेकर के, ग्रामोद्योग को लेकर के पूरा कार्य यहाँ पर जो है लोगों को उसका व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा सके। इसके लिए एक बहुत बड़ा परिसर ये तैयार किया गया है करोड़ों रुपए की लागत से, और पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट एक पृथक से ट्रस्ट बनाया गया है। सबसे पहला ट्रस्ट दिव्योग मंदिर ट्रस्ट, उसके बाद पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, फिर भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, और फिर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट, और ये ग्रामोद्योग ट्रस्ट, जिससे कि जो है ग्रामोद्योग के कार्यों को, स्वदेशी खेती के कार्य को, इस जो है ग्रामीण भारत की आर्थिक समृद्धि के कार्य को हम बहुत बड़े आयाम तक ले जा सकें। इसके लिए अलग अलग प्रकार के जो है प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चलाए जा रहे हैं और गांव के लोगों को उसका व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वदेशी की बात लोगों ने मंचों से बहुत की, उसके लिए व्याख्यान दिए, लेकिन उसको धरती पर मूर्त रूप में उतारा है पतंजलि योगपीठ ने।